हेलो एवरीवन। आज के एनटीए यूजीसी नेट के इस वीडियो के अंदर हम लोग जो हैं लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन से रिलेटेड एक और वीडियो देखेंगे जो कि आपके पेपर वन के कॉन्सेप्ट में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। तो आज हम लोग जो है कम्युनिकेशन जो कि पेपर वन का इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो देखिए पेपर वन पेपर टू आपका इकट्ठा एक साथ आता है, बट आज का जो वीडियो है हमारा पेपर वन को पॉइंट ऑफ व्यू से है। और जो भी स्टूडेंट लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस के हैं उनके पेपर में पेपर वन भी आएगा, तो उनको ध्यान में रखते हुए हम लोग जो हैं आज के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आपके साथ डिस्कस करेंगे। चलिए तो एक एक करके ये क्वेश्चन मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। तो चलिए आइए अपने क्वेश्चंस की तरफ। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। तो देखिए भाई, क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले एक रिक्वेस्ट है हम लोगों की, आप लोगों से, कि अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब दिस चैनल एंड प्लीज़ लाइक एंड शेयर दिस वीडियो, क्योंकि इन वीडियोस को बनाने में हमें हमारी टीम को काफ़ी मेहनत लग रही है और हम भी चाहते हैं कि आप हमें जो है अपना मोटिवेशन जो है हमें दें, जिससे हम लोग जो है आपके लिए और भी अच्छे अच्छे वीडियो लेकर आएँ। तो आइए इन क्वेश्चन को करते हैं। तो देखिए एक तरफ हिंदी है, एक तरफ इंग्लिश है। आप अपने चॉइस के अकॉर्डिंग, अपनी चॉइस की लैंग्वेज के अकॉर्डिंग जो है इसको कर लीजिएगा। तरीका यही है कि आप जब भी मेरा क्वेश्चन देखते हैं उस क्वेश्चन को देखिए, वीडियो को पॉज करिए और आंसर दीजिए। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने है, विच ऑफ द फॉलोइंग विल मेक अ स्टूडेंट अ गुड लिसनर इन द क्लासरूम। यानी इनके अंदर से कौन कौन से ऐसे निम्नलिखित गुण हैं जो कि छात्र को कक्षा में एक अच्छा श्रोता बनाते हैं, यानी एक गुड लिसनर बनाते हैं। अब ऑप्शन आपके सामने है ए बी सी डी एफ। तो पहले मैं इन ऑप्शंस को आपके सामने पढ़ता हूं। तो देखिए पहला है एबिलिटी टू डिफ्लेक्ट अटेंशन, यानी ध्यान जो आपका जो अटेंशन है क्लास का वो डिफ्लेक्ट हो जाए। देन कॉन्सेंट्रेशन इन एकाग्रता। तो भाई एकाग्रता तो होगा, पक्का होगा ये, तो इसको तो मैं अभी से टिक लगा देता हूं। डिजायर टू अंडरस्टैंड, यानी समझने की इच्छा उसके अंदर अंदर से आनी चाहिए, तो ये भी पक्का होना चाहिए। इमोशनल आउटबर्स्ट, यानी इमोशनल आउटबर्स्ट का मतलब ये होता है, मान लीजिए आपको गुस्सा आ जाता है और उस गुस्से को आप तुरंत जाहिर कर देते हो, तो वो होता है इमोशनल आउटबर्स्ट, यानी आपका अपने इमोशन के ऊपर कोई कंट्रोल है ही नहीं। तो भाई ये नहीं होना चाहिए। ओके। ह्यूमिलिटी टू नो, अगेन हम जो है एक अपने अंदर से, हमारे अंदर नम्रता है कि हम लोग जानने की अंदर से प्रबल इच्छा है, तो भाई ये भी होना जरूर चाहिए। पर और भी ऑप्शन देखते हैं। इग्नोरिंग द अदर साइड, यानी दूसरी साइड को इग्नोर करना। भाई दूसरी तरफ क्या है, एक तरफ अगर छात्र है तो दूसरी तरफ जो है आपके शिक्षक है, तो भाई ये नहीं कर सकते। ओके। तो अब अगर आप देखेंगे तो बी सी ई जो है ये है आपका करेक्ट आंसर। तो ऑप्शन में जो आपका करेक्ट आंसर है वो कौन सा आ रहा है, फोर्थ आ रहा है। तो प्लीज मार्क फोर्थ एज अ करेक्ट आंसर, बी सी ई। ओके। तो फर्स्ट का फोर्थ जो है आपका करेक्ट आंसर है। मैं आंसर भी मेंशन आपको लिख रहा हूं, आंसर कर रहा हूं, बट इस स्क्रीन से पहले मैं आपको पहले इसका आंसर बता दूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड आउट द करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ऑफ द फॉलोइंग एजुकेशनल कम्युनिकेशन वेंचर इन इंडिया। यानी भारत के अंदर जो ये कम्युनिकेशन है, एजुकेशन कम्युनिकेशन है, ये कब कब स्टैब्लिश हुए थे। तो देखिए आप इसका आंसर जो है मुझे ईयर में बताएंगे, मैं इसका करेक्ट आंसर आपको बताऊंगा। तो पहला है कृषि दर्शन, दूसरा है ज्ञान दर्शन, फिर है व्यास, देन ज्ञान वाणी। तो देखिए व्यास एक चैनल है जो कि आपके ऑनलाइन भी आता है, अगर आप देखना चाहें आप डालेंगे व्यास चैनल तो डीडी न्यूज़ भी आएगा, व्यास भी आएगा। तो अगर अब आपको जो है इसके ऑप्शन बताने किस किस ईयर में ये आए थे, स्टैब्लिश हुए थे, तो देखो मैं जो है इसका डायरेक्ट आंसर बताऊंगा और अब मुझे आप जो है इसका ईयर बताएंगे कि किस किस ईयर में ये स्टैब्लिश हुए थे। तो अगर आप देखिए तो सबसे पहले जो था वो ज्ञान दर्शन आया था, फर्स्ट पे ज्ञान दर्शन है, मैं मार्क कर रहा हूं। देन ज्ञान वाणी जो है वो दूसरे नंबर पर है, फिर उसके बाद कृषि दर्शन पहला है। ओके, ज्ञान दर्शन नहीं, कृषि दर्शन पहला है, दूसरा ज्ञान वाणी है, तीसरा जो है आपका ज्ञान दर्शन है और चौथे नंबर पर आपका व्यास चैनल है। ओके, तो मैंने आपको लगा दिया 1 3 4 2, यानी ए डी बी सी, याद रहेगा। तो करेक्ट आंसर तो इसका 4 है। अब मुझे आप ये बताओगे
कमेंट करके ऑप्शन के अंदर कमेंट करके कि ये जो है किस किस ईयर में आए थे। अगर भाई कमेंट कर दो तो बहुत अच्छी बात है, अदरवाइज मैं आपको जो है इसका आंसर जो है टेलीग्राम पे बताऊंगा। और टेलीग्राम जिन बच्चों ने हमारा ज्वाइन नहीं किया है तो टेलीग्राम का जो लिंक है वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाके ज्वाइन कर लेना। इसका आंसर मैं आपको टेलीग्राम चैनल पर अवश्य दूंगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है जरा देखते हैं। रीफ्रेमिंग इन कम्युनिकेशन मीन, यानी संचार के अंदर जो रीफ्रेमिंग होती है उससे हम लोग क्या समझते हैं। रीफ्रेमिंग से हम लोग जो है क्या समझते हैं हमें बताना है। तो देखो रीफ्रेमिंग, अब किसका फ्रेम करना है हमें, एक तरीके से हमें कम्युनिकेशन के अंदर रीफ्रेमिंग जब आती है यानी हमें जो है सेम मैसेज को दोबारा से एक नए तरीके से उसे प्रेजेंट करना है, तो ये बताना है। तो ऑप्शन है एम्प्लॉयमेंट ऑफ न्यू मेटाफोर, रिजेक्टिंग द कन्वेंशनल एक्सप्रेशन, ऑप्टिंग फॉर हाइपरबोल, प्रेफरिंग द ऑपोजिशनल बाइनरीज। अब देखो यहां पर मैं आपको बताऊंगा कि कौन सा ऑप्शन हम लोग नेग्लेक्ट कर सकते हैं। रिजेक्टिंग द कन्वेंशनल एक्सप्रेशन, तो भाई रिजेक्टिंग नहीं होना चाहिए क्योंकि हम लोग जो है पॉजिटिव थिंग की बात कर रहे हैं, तो रिजेक्ट का एक नेगेटिव वर्ड है, तो यहां पे इसका ऑप्शन आंसर नहीं आएगा। ऑप्टिंग फॉर हाइपरबोल, अगेन हाइपरबोल जो है एक नेगेटिव कॉन्सेप्ट है, वो यहां पर नहीं आएगा। प्रेफरिंग द अपोजिशनल बाइनरीज, यानी जो बाइनरीज हैं यानी जो हम लोग यस नो में आंसर देते हैं उसको अपोज करना, अगेन ये फिर से नहीं होगा। तो बचा कौन सा करेक्ट आंसर, आपका पहला जो है यही करेक्ट आंसर बचेगा। ओके, तो प्लीज मार्क फर्स्ट एज अ करेक्ट आंसर। फर्स्ट जो है आपका वो करेक्ट आंसर है, क्योंकि हम लोग जो है यहां पर कम्युनिकेशन के रिफ्रेमिंग का मतलब ये है कि हमारा जो मैसेज है उसके अंदर जो मेटाफोर है, मेटाफोर का मतलब ये होता है कि हम लोग उसके सेम मैसेज को एक नए तरीके से प्रेजेंट करना चाहते हैं। ओके, तो दैट इज द मीनिंग ऑफ रीफ्रेमिंग इन कम्युनिकेशन। तो प्लीज मार्क फर्स्ट एज अ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, द डोमेन ऑफ मीडिया अपील एड्रेसेस द इशू रिलेटेड टू। तो अब यहां पे ये बात की गई है कि जो भी हमारी मीडिया है वो किस तरह के इश्यूज को हमें एड्रेस करती है, ये हमें बताना है। नॉलेज, लर्निंग, लीगलिटी और इमोशन। ओके, तो देखो जाहिर सी आप अगर इस क्वेश्चन को अगर आप देखोगे ना तो पहली बात सभी के अंदर ये आएगी कि मीडिया है तो मीडिया से हमें क्या मतलब है, या तो नॉलेज से मतलब है या लर्निंग। पर ये नॉलेज और लर्निंग जो है ये आपके एजुकेशनल कॉन्टेक्स्ट में बात की जाती है। ओके, अब देखो आपने देखा होगा कि मीडिया जो है ना उन खबरों को बहुत ही बड़ा चढ़ाकर हमारे सामने प्रेजेंट करती है जो कि उस समय के कॉन्टेक्स्ट में बड़े तेजी से वायरल होते हैं। तो जाहिर सी बात है कोई भी चीज अगर तेजी से वायरल हो रही है इट टोटली कनेक्टेड टू अवर इमोशन, अपनी भावनाओं को देखते हैं। आपने देखा होगा कि हम लोग जो कभी भी कोई न्यूज़ जो है आती है तुरंत अब उसको हम लोग वायरल न्यूज़ को बहुत तुरंत देखते हैं क्योंकि उससे हमारे इमोशन जुड़ते हैं। और जब हम लोग उसको देख लेते हैं तो हम लोग जो हैं हमें कोशिश करते हैं कि इस न्यूज़ को और भी लोग जो हैं ज़्यादा से ज़्यादा देखें, तो वहाँ से हम लोग जो हैं इमोशन से कनेक्ट होते हैं। ओके, तो प्लीज मार्क फोर्थ एज अ करेक्ट आंसर। फोर्थ जो है आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, द सिंक्रोनाइजेशन कम्युनिकेशन टेक्स प्लेस थ्रू विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्नोलॉजी। अब यहां पर सिंक्रोनाइजेशन कम्युनिकेशन का मतलब ये होता है कि आपका जो सेंडर और रिसीवर है वो जो है सिंक्रोनाइज वे में मैसेज को देख सके एक साथ। तो इनमें से आपके सामने कुछ टेक्नोलॉजी हैं कम्युनिकेशन की, आपको वो टेक्नोलॉजी टिक लगानी है जो सिंक्रोनाइज होती हैं, यानी रियल टाइम के अंदर आप जो है अपने मैसेज को सेंड कर सकते हैं बिटवीन द सेंडर एंड रिसीवर। कौन कौन सी होती है, तो वीडियो चैट, तो भाई वीडियो चैट होती है, बिल्कुल होती है। ओके, मैं आपको ऑप्शन के अंदर जो अभी से बताते हुए चल रहा हूं कि कौन कौन से इसके आंसर हो सकते हैं। ओके, देन वर्चुअल क्लास। अब वर्चुअल क्लास के अंदर जब हम लोग लाइव सेशन अटेंड करते हैं तो वहां पर हम लोग जो हैं जैसा आपने लाइव चैनल में लाइव वीडियोस में देखा है यूट्यूब के अंदर, तो लाइव वीडियोस के अंदर यूट्यूब में देखने को मिलता है। तो वर्चुअल क्लासरूम जो है ये भी एक तरह की सिंक्रोनाइजेशन कम्युनिकेशन होता है। देन ऑडियो कॉन्फ्रेंसिंग ये भी है। विकीज नहीं है, यानी विकीपीडिया के पेज हम कभी भी देख सकते हैं। उसी तरीके से इलेक्ट्रॉनिक मेल, अगर आपने किसी को मेल किया
तो वो जो हो सकता है वो उस मेल को आपको उस समय ना देख के बाद में देखना चाहे, तो ये भी जो है इसका आंसर नहीं होगा। तो करेक्ट आंसर क्या, ए, बी एंड सी। तो प्लीज मार्क फर्स्ट एज अ करेक्ट आंसर। फर्स्ट जो है वो आपका करेक्ट आंसर है। ओके, याद रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, which of the following can be considered as psychological barrier to effective communication, यानी जो हमारे अच्छे संचार के, यानी जो भी हमारा जो हमारा संचार है, यानी जिसे हम लोग जो है कम्युनिकेशन कहते हैं, तो कम्युनिकेशन यानी इफेक्टिव कम्युनिकेशन के अंदर अवरोध का काम करते हैं, खास तौर से साइकोलॉजिकल बैरियर। यानी साइकोलॉजिकल बैरियर मतलब जो मनोवैज्ञानिक हमारे अवरोध हैं, कौन कौन से हैं हमें बताने हैं। पहला है डिस्क्रिप्टिव मैसेज, यानी मैसेज का डिस्क्रिप्टिव का मतलब ये होता है कि एक तरीके से आप ये कह सकते हो कि मैसेज को बहुत डिस्क्राइब करना, तो ये साइकोलॉजिकल बैरियर नहीं होगा। ठीक है, ये तो नहीं होगा। इन अटेंटिवनेस, यानी आप अपने मैसेज के अंदर अटेंटिव नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, आपको किसी ने मैसेज सेंड किया, आपने उसे देखा तक नहीं और आपने देखा कि बाद में देख लेंगे, यानी आप उस मैसेज के प्रति अटेंशन आपकी नहीं है, तो ये हो सकता है, ये हो सकता है। ओके, अभी मैं ये नहीं बोलूंगा कि ये होगा ही होगा, इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। टू मच रिलायंस ऑन द रिटन वर्ड, यानी हम लोग जो हैं जो लिखे हुए शब्द हैं उन पर ज्यादा ही निर्भर कर रहे हैं। कभी कभी क्या होता है कि लोग लिखते कम हैं बट उसका मीनिंग बहुत ज्यादा होता है, तो ये शायद हो सकता है। जरा उसको भी देखते हैं। लिमिटेड रिटेंशन, किसी ने आपको मैसेज सेंड किया और आप उस मैसेज को रिकॉल नहीं कर पा रहे, आपका जो अटेंशन है, रिटेंशन है, यानी उसको बहुत कम है, तो ये भी हो सकता है। लॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, जी नहीं, ये नहीं होगा, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो एक पर्टिकुलर वे में जब आप किसी को मैसेज सेंड करते हैं तो वो लॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन होता है डेफिनेटली। ये तो इफेक्टिव कम्युनिकेशन में अंदर आना चाहिए। फ्लो ऑफ थॉट ये भी नहीं होना चाहिए। फ्लो ऑफ थॉट जो है इट्स अ पार्ट ऑफ गुड इफेक्टिव कम्युनिकेशन। तो इसके अंदर बी, सी एंड डी ये करेक्ट आंसर होंगे आपके। तो करेक्ट आंसर कौन सा, सेकंड। तो प्लीज मार्क सेकंड एज अ करेक्ट आंसर। ठीक है, याद रहेगा। और भाई वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करते रहिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, आपके सामने दो स्टेटमेंट है, आपको यह बताना है कौन सा स्टेटमेंट जो है दोनों में से गलत और सही है। Different communities exist independent of another but jointly somehow they give an idea of communication life of a society। देखिए यहां पर ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन जो है सोसाइटी को लेकर है, कम्युनिटी से लेकर है, यानी जो हमारे समुदाय वर्ग होते हैं। अब हम लोग जो हैं भिन्न भिन्न समुदाय वर्ग के मेंबर हो सकते हैं। तो यहां पर अगर आप देखोगे कि जितने भी हमारे समुदाय हैं जो कि एक दूसरे से अलग थलग होते हैं, जो कि इंडिपेंडेंट होते हैं, स्वतंत्र विचारों वाले होते हैं, बट स्टिल वो हमारी सोसाइटी के अंदर, हमारे समाज में रहकर एक तरह की एक कम्युनिटेरियन लाइफ के कॉन्सेप्ट को देती हैं, यानी सांप्रदायिक जीवन के संदेश को हमारे समाज में फैलाती हैं। तो क्या ये कथन सही है? बिल्कुल सही है भाई, बिल्कुल सही है। दूसरा कथन है अर्थ एग्जिस्ट आइदर थ्रू ब्लाइंड चांस और थ्रू एन इनर नेसेसिटी और थ्रू एन एक्सटर्नल कॉज। अब देखिए ये जो सवाल है ना, ये सवाल जो है बड़ा डिबेटेबल है, बट स्टिल इस डिबेट का हमें पार्ट होना चाहिए कि हमारी जो पृथ्वी के ऊपर जो जीवन है, ये पृथ्वी के ऊपर जीवन जो है ना, ये एक बाई चांस हमें मिला है। यानी भाई मंगल ग्रह पे जीवन क्यों नहीं है, हमारी पृथ्वी पे जीवन क्यों है ना? तो ये डिपेंड करता है, इसके अंदर बहुत सारी इसकी भौगोलिक स्थिति है, सूरज से इसकी दूरी जो है वो भी एक रोल प्ले करती है, हमारे यहाँ पर एटमॉस्फेयर है ये भी रोल प्ले। तो यहाँ पर इसका जो कॉज है ना, ये एक कॉज नहीं है बल्कि बहुत सारे कॉज हैं इसके पीछे। तो ये जो ऑप्शन है, स्टेटमेंट है दूसरा, ये भी सही है। तो यहाँ पर पहला और दूसरा स्टेटमेंट दोनों करेक्ट हैं, तो प्लीज मार्क फर्स्ट एज अ करेक्ट आंसर। कथन 1 और कथन 2 जो है, दोनों के दोनों कथन जो हैं आपके एकदम सत्य हैं। ठीक है, याद रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, परस्यूसिव कम्युनिकेशन, यानी persuasive communication by a teacher in the classroom is intended to make his or her version of information acceptable to the student। यानी कक्षा का जो संप्रेषण है, यानी जो भी हम लोग कक्षा के अंदर टीचर का अपने बच्चों के साथ संप्रेषण होता है, वो
परसुएट का मतलब ये होता है अपने प्रति बच्चों को एक तरीके से अपनी बात को ऐसे स्टेटमेंट देना कि बच्चा आपको परसुएट हो जाए, आपकी बात को माने। तो उसके लिए टीचर जो है अपनी क्लास के अंदर अपनी इंफॉर्मेशन को अपने वर्जन तक पहुंचाने पर मतलब उन्हें प्रेजेंट करता है। तो क्या ये कथन सही है? तो भाई ये जो कथन है एकदम सही लग रहा है, क्योंकि कक्षा के अंदर टीचर जो है अपनी कोई भी जो इंफॉर्मेशन है उसको प्रेजेंट करने के लिए वो अपना तरीका अपनाता है। तो ये कथन एकदम सही है। इफ इट हैपन एट द इंस्टीट्यूशनल लेवल द पर्पस बिहाइंड इट इज द इमेज बिल्डिंग। तो देखो यहां पर ये है कि अगर आप इसे संस्था के स्तर पर देखें तो इसके पीछे ये डिपेंड करेगा कि हमने एक तरीके की उसकी क्या छवि बना रखी है उस पर्टिकुलर संस्था की दूसरे के। फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं आईआईटी, हम लोग आईआईटी का नाम सुनते हैं ना तो हमारे अंदर एक छवि आ जाती है कि भाई वाह क्या इंस्टीट्यूट है, वर्ल्ड क्लास संस्थान है, काश हमें इसमें पढ़ने को देखने को मिलता, यहाँ के प्रोफेसर बड़े नॉलेजेबल हैं। अगर वो नॉलेजेबल हमें प्रोफेसर मिलते तो क्या हमें भी उनसे मिलने को मौका मिलता, हमारा भी करियर हमें भी बहुत अच्छा देखने को मिलता है, करियर के अंदर ग्रोथ। तो ये एक तरह का जो स्टेटमेंट है ना ये उस संस्था की छवि बना रही है। तो ये भी जो कथन है एकदम सही है। तो बोथ स्टेटमेंट 1 और 2 यानी कथन 1 और कथन 2 दोनों के दोनों जो हैं वो सत्य हैं। तो प्लीज मार्क फर्स्ट एज अ करेक्ट आंसर। ठीक है, याद रहेगा। अगला सवाल, सवाल नंबर 9, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्ट्रीब्यूट फॉर इफेक्टिव कम्युनिकेशन क्रॉस कल्चरल कम्युनिकेशन। इफेक्टिव क्रॉस कल्चरल कम्युनिकेशन, अभी मैंने आपके सामने जो संप्रेषण की बात करी थी वो एक प्रभावकारी संप्रेषण की बात करी थी, पर यहां पे जो है क्रॉस कल्चर कम्युनिकेशन की बात कर रहे हैं। यानी हम लोग जो हैं एक कल्चर से नहीं बल्कि अगर एक कल्चर से दूसरे कल्चर से यानी क्रॉस सांस्कृतिक संप्रेषण की बात करें तो इनमें कौन कौन से ऐसे कथन हैं जो हमें क्रॉस कल्चर कम्युनिकेशन के अंदर जो है देखने को मजबूर करते हैं। ठीक है, आपके सामने ऑप्शन है। पहला ऑप्शन आपके सामने है कि क्विक फ्लो ऑफ वर्ड, यानी हमने अपने कथन अपने वर्ड्स को बहुत जल्दी से फ्लो करा, मैंने उन्हें बहने दिया। तो नहीं भाई, क्विक फ्लो ऑफ वर्ड जो है ये जो है, क्योंकि जब हम लोग क्रॉस कल्चर कम्युनिकेशन की बात करते हैं तो हम लोग उनका हर शब्द का शाब्दिक अर्थ के साथ साथ उनके जो है कॉन्टेक्चुअल मीनिंग को भी देखेंगे। तो ये नहीं होगा, ये नहीं होगा। यूज ऑफ फॉरेन वर्ड, यानी हम लोग ज्यादा से ज्यादा विदेशी शब्दों का प्रयोग करें, ये भी जो है नहीं होना चाहिए। सिलेक्शन ऑफ सिंपल वर्ड, बिल्कुल ठीक है कि जितने सरल से सरल शब्दों का चयन करके अगर हम लोग जो है उसे अपने संप्रेषण में लेंगे तो हमें ज्यादा मौका मिलेगा। ठीक है, सपोज करिए आपको जर्मन सीखनी है, तो जर्मन आपको नहीं आती है, आपको मात्र केवल हिंदी आती है और अंग्रेजी आती है। तो अगर आपको जर्मन सीखनी है तो आप कोशिश ये करेंगे कि जर्मन के जो लोग हैं उनके अंदर जाएं, या फिर जिन लोगों को जर्मन लैंग्वेज आती है तो वो भाषा आप सीखेंगे। तो पहले आप अपने वर्ड बड़े सिंपल यूज करेंगे और आप ज्यादा से ज्यादा बोलने की कोशिश करेंगे। ठीक है भाई, साथ में आप ये भी देखेंगे कि क्या प्रॉपर एटिकेट है मेंटेनेंस का। एटिकेट का मतलब होता है शिष्टाचार। तो जितना शिष्टाचार रह के आप सीखेंगे तो आपके अंदर और भी अधिक से अधिक जो वर्ड है उनके मीनिंग है वो देखने को मिलेंगे। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे सी डी एंड ई होगा। ओके, तो प्लीज मार्क फोर्थ एज अ करेक्ट आंसर। फोर्थ जो है वो आपका करेक्ट आंसर है। ठीक है, प्लीज मार्क फोर्थ एज अ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10th, when communication meets the aim and objective of classroom teaching it become, क्या मतलब हुआ? यानी जब कक्षा के अंदर क्लासरूम टीचिंग का संप्रेषण जो है अपना जो लक्ष्य है और कक्षा के उद्देश्यों की पूर्ति करता है तो इसे हम इस तरह के संप्रेषण को हम लोग क्या कहते हैं? एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी यानी अति साधारण, माने बहुत ज्यादा साधारण, पर्सनल व्यक्तिगत, फंक्शनल क्रियात्मक, या फिर
ऑब्लिगेटरी यानी एक अड़चन वाला। तो देखो यहाँ पर अगर आप देखिए तो जब हम लोग कक्षा के अंदर अपने उद्देश्यों की पूर्ति कर लेते हैं तो हम ये मान के चलते हैं कि जो हमारा संप्रेषण हो रहा है वो बड़ा क्रियात्मक हो रहा है, फंक्शनल हो रहा है। तो प्लीज मार्क 3 एज अ करेक्ट आंसर। 3 जो है आपका करेक्ट आंसर है, क्योंकि हम लोग एक क्रियात्मक जो संप्रेषण है उसकी पूर्ति कर पा रहे हैं। ओके, तो प्लीज मार्क 10th का 3 एज अ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट, वन इज लेबल्ड एज असर्शन ए और अदर इज लेबल्ड एज अ रीजन आर। यानी हमारे सामने दो कथन हैं, एक कथन अभिकथन है और दूसरा उसका कारण है। तो हमें बताना है कि क्या हमारा जो कारण है वो अपने हमारे अभिकथन को यानी कथन को एक्सप्लेन कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा। चलिए पहले हम लोग स्टेटमेंट देखते हैं। ह्यूमन टच इन कम्युनिकेशन इनेबल्स द स्टूडेंट टू बिकम द पार्टिसिपेटरी। यानी कक्षा के अंदर यानी संप्रेषण के अंदर जब हम लोग मानवीय स्पर्श की बात करते हैं तो उन मानवीय स्पर्श को अगर हम लोग अपने छात्रों तक पहुंचाते हैं तो छात्र जो हैं कक्षा के अंदर जो हैं सहभागी हो जाते हैं। क्या ये कथन सही है? बिल्कुल ठीक है। ह्यूमन टच जो है कम्युनिकेशन के अंदर ये बिल्कुल है, होना चाहिए। ठीक है, तो कथन ए जो है एकदम सही है। अब हम इसका कारण देखते हैं। इन अ टेक्नोलॉजी ड्रिवन क्लासरूम इन्वायरमेंट द कम्युनिकेटिव रोल ऑफ टीचर इज सेकेंडरी। देखिए कक्षा के अंदर जब हम लोग प्रौद्योगिकी से संचालित कक्षा को लेके आते हैं अपने बच्चों के लिए, तो क्या वहाँ पर एक शिक्षक का जो रोल होता है वो माध्यमिक यानी एक सेकेंडरी लेवल पर आ जाता है? बिल्कुल नहीं, ये गलत है। कम्युनिकेशन, रोल ऑफ कम्युनिकेशन, देखिए टीचर का रोल हमेशा प्राइमरी रहेगा, सेकेंडरी कभी नहीं बनेगा। ये ध्यान रखिएगा, ये प्राथमिक होगा, ये द्वितीय श्रेणी का कभी नहीं बनेगा। हमारे संप्रेषण के अंदर हम लोग भले कितने भी प्रौद्योगिकी संचालित कार्य प्रणाली लाकर अपनी कक्षा में लेकर आ जाएं, तो ये जो रीजन है ये गलत है। तो केवल कथन एक सही है, ए सही है, रीजन गलत है। तो ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स। सो प्लीज मार्क 3 एज अ करेक्ट आंसर। 3 जो है आपका करेक्ट आंसर है। ठीक है, याद रहेगा। अगला सवाल नंबर कौन सा भाई? आपका सवाल नंबर जो है आपका 12वां है। चलिए 12वें की तरफ चलते हैं। इन कम्युनिकेशन इंटरप्रिटेशन ऑफ द मैसेज डिपेंड अपॉन। देखिए बहुत अच्छा सवाल है कि संप्रेषण के अंदर जब हम लोग किसी भी संदेश की व्याख्या करते हैं, उसे इंटरप्रिटेट करते हैं, तो वो किस पे निर्धारित होता है? उसके कॉन्टेक्स्ट पर यानी उसके प्रसंग पे। ट्रांसमिशन स्पीड, कितनी तेजी से वो संदेश हमारी तरफ आया है। एसोसिएटेड नॉइज यानी उससे संबंधित शोर है उससे। चैनल की एफिशिएंसी यानी किस तरीके से उस संदेश को हमारे पास लेके आया गया है। तो देखिए जब हम लोग किसी भी संदेश की व्याख्या करते हैं तो ये देखते हैं कि उससे किस कॉन्टेक्स्ट में यानी किस प्रसंग में प्रेजेंट किया गया है हमारे सेंडर द्वारा। ठीक है, तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है वो आपका पहला है, कॉन्टेक्स्ट। तो प्रसंग जो है संप्रेषण के अंदर वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो प्लीज मार्क फर्स्ट एज अ करेक्ट आंसर। फर्स्ट जो है आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स आर इंपॉर्टेंट इन कम्युनिकेशन। संचार यानी संप्रेषण के, देखो यहाँ पे जो संचार है वो संप्रेषण है, तो आप उसके मतलब को समझिएगा, मतलब को समझिएगा। तो संप्रेषण के अंदर जब हम लोग बात करते हैं तो हमें कौन कौन से ऐसे कारक हैं जो कि अति महत्वपूर्ण हैं। ठीक है, स्लैंग यानी जो कुछ बहुत तरह के उपनाम होते हैं, उपशब्द होते हैं हमारी भाषा के अंदर, तो ये तो नहीं होगा, ये तो जो है आपका नहीं होगा। सिनिकल एटीट्यूड, एक निंदक रवैया, ये भी नहीं होना चाहिए। फ्रेमिंग का मतलब होता है अपने मैसेज को फ्रेम करना, ये भी होना चाहिए। प्राइमिंग और इमीडिएसी, ये जो है 3 CDE ये जो है आपके करेक्ट आंसर हैं, क्योंकि यही ऐसे ऑप्शन है जो कि हमें पॉजिटिव मैसेज को बता रहे हैं हमारे संप्रेषण को। तो प्लीज मार्क CDE, डी जो फोर्थ जो है करेक्ट आंसर है। फोर्थ जो है आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, द सीक्वेंस ऑफ कल्चरल इंस्टीट्यूशन इन कम्युनिकेशन। यानी हमें इन सीक्वेंस को लगाना है अगर हम लोग सांस्कृतिक संस्थाओं को यानी हमारे संप्रेषण के अंदर जो
जो हमारे सांस्कृतिक संस्थान हैं उनका क्या क्रम होना चाहिए, ठीक है। फैमिली, स्कूल, रिलीजन, मास मीडिया, यानी परिवार, स्कूल, धर्म, मास मीडिया। तो देखो भाई, सबसे पहले जो होता है, यानी पहले जो भी हमारी संप्रेषण की जो भी इकाई होती है वो हमारे परिवार से स्टार्ट होती है। तो परिवार तो सबसे पहले आएगा, परिवार तो सबसे पहले आएगा, उसके बाद हमारा स्कूल आएगा, ठीक है। तो फैमिली फर्स्ट, स्कूल सेकंड, तीसरे पे हमारा धर्म आएगा और चौथे पे हमारी मास मीडिया आएगी। तो ये इनका डोमेन है। तो ABCD फर्स्ट जो है आपका करेक्ट आंसर। प्लीज मार्क फर्स्ट एज अ करेक्ट आंसर। इसको एक्सप्लेन करने की कोई जरूरत नहीं है, ये एकदम सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है और अधिकतर बच्चे इनको जानते भी होंगे। अगला सवाल, सवाल नंबर 15, हमारे सामने असर्शन दिया गया है, उसका कारण दिया गया है। हमें ये बताना है कि कौन सा कथन सही है, कौन सा गलत है, और अगर हमारा कारण सही है तो क्या ये हमारे अभिकथन को स्पष्ट कर पा रहा है। तो चलिए देखते हैं। पहले कथन देखते हैं, अभिकथन। गिविंग ऑर्डर्स टू द स्टूडेंट इन द क्लासरूम इज स्पेसिफिक फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन, यानी जब हम लोग कक्षा के अंदर अपने विद्यार्थियों को किसी भी तरह का ऑर्डर देते हैं यानी आदेश देते हैं, तो वो जो संप्रेषण का एक अति विशिष्ट रूप का अति विशिष्ट प्रकार होता है। जी हाँ, ये हम लोग कह सकते हैं कि जो भी क्लासरूम के अंदर बच्चों को कोई भी आदेश दिया जाता है तो उसको एक अलग तरीके से हम लोग उसे प्रेजेंट करते हैं, तो वो अपने आप में एक अलग तरह का कारण है। द मैनर ऑफ ऑर्डर डिपेंड अपॉन द कल्चरल बैकग्राउंड ऑफ स्टूडेंट इन्वॉल्व। हाँ, ये भी ठीक है कि जिस कथन से, जिस आदेश को हमने अपने बच्चों तक पहुंचाया है, ये इस पर निर्भर करता है कि हमारे जो बच्चे हैं वो उनकी जो पृष्ठभूमि है वो क्या है। ये बिल्कुल हो सकती है। तो इसमें जो करेक्ट आंसर है हमारा ए है। तो हमारा कथन और कारण दोनों सही है, और हमारा जो कथन और कारण जो है हमारे कथन को व्याख्या उसकी सही से कर पा रहा है। तो प्लीज मार्क ए फर्स्ट एज अ करेक्ट आंसर। फर्स्ट जो है आपका करेक्ट आंसर है। ओके, नेक्स्ट सवाल, सवाल नंबर 16, विच ऑफ द फॉलोइंग आर ट्रू इन रिस्पेक्ट ऑफ कम्युनिकेशन। इनमें से कौन सा कथन जो है संप्रेषण के लिए सही है। इट इज अ फिल्टरिंग प्रोसेस, बैरियरलेस प्रोसेस, लाइव लॉग प्रोसेस, यूनिवर्सल प्रोसेस और कलेक्टिव प्रोसेस। तो हमें ये बताना है कौन सा जो है हमारा कथन जो है सही है अगर हम लोग संप्रेषण की बात करें। तो देखिए बच्चे, हमें यहाँ पर अगेन संप्रेषण की हम लोग बात कर रहे हैं। तो संप्रेषण के अंदर हम लोग जब बात करेंगे तो हम जो है एक तरीके से फिर से हमें जो है उनके कथन की, देखो यहाँ पर अगर हम लोग कथन की बात करें, देखो पहले हम लोग कथन पढ़ते हैं। फिल्टरिंग प्रोसेस है, बैरियरलेस प्रोसेस है, लाइफ लॉन्ग। तो लाइफ लॉन्ग प्रोसेस तो लगती है भाई, लाइफ लॉन्ग प्रोसेस जो है वो तो है, हम मानते भी हैं, ठीक है। तो लाइफ लॉन्ग प्रोसेस जो है हमारी है, यूनिवर्सल प्रोसेस भी है, कलेक्टिव प्रोसेस भी है। तो देखो बैरियरलेस, ये ऐसा तो है नहीं कि हमारे संप्रेषण में जो है वो किसी भी प्रकार का बाधा होती है, बाधा तो होती है पर बैरियरलेस नहीं है, ठीक है। बाधा होती है तो ये नहीं है, फिल्टरिंग प्रोसेस भी नहीं है। तो ये दोनों मतलब जो है ये हमारे संप्रेषण की लिमिटेशन बता रहे हैं, ठीक है, ये उसको पूरक नहीं बना रहे हैं। तो इसमें ये ए और बी तो नहीं होंगे इसका आंसर। लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है, यूनिवर्सल प्रोसेस है और एक कलेक्टिव प्रोसेस, तो ये हो सकता है। तो सी डी और ई जो है इसके करेक्ट आंसर है। तो प्लीज मार्क 3 जो है वो इसका करेक्ट आंसर है, ठीक है, याद रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17, कम्युनिकेशन स्किल ऑफ स्टूडेंट कैन बी इम्प्रूव्ड, यानी जो संचार, जो संप्रेषण की जो कला है, जो कौशल है हमारे विद्यार्थियों के अंदर बढ़ सकती है। कैसे बढ़ सकती है, अब डिपेंड करता है कि हम लोग जो हैं क्या कर रहे हैं, ठीक है। अब देखो यहां पर अब आपके सामने जो कुछ कथन दे रखे, जरा मैं उनको पढ़ता हूं। आस्किंग जनरल क्वेश्चन, तो देखिए जनरल क्वेश्चन पूछने से नहीं होगा। एक्सपोजर टू न्यू टेक्नोलॉजी, यहाँ जी हाँ ये हो सकती है। फॉस्टरिंग द क्रिटिकल थिंकिंग, यानी अपने अंदर आलोचनात्मक सोच को बढ़ावा देना, ये भी हो सकता है। वोकेबलरी का यूज़ ज़्यादा से ज़्यादा करना, ये भी सही है। और लिमिटेड लिसनिंग, अपनी जो सुनने की जो क्षमता है उसे कम करना, तो ये तो गलत है, ठीक है। तो पहला ए और ई नहीं होगा, बाकी बी सी डी जो है ये इसके करेक्ट ऑप्शन हैं, ठीक है। तो प्लीज मार्क बी सी डी इज अ करेक्ट आंसर। तो प्लीज सेकंड जो है आपका सही आंसर है इसका। अगला सवाल, सवाल नंबर 18, हमें यहां पर आइडेंटिफाई करना है हमारे मैसेज की, यानी जो भी हमारा संदेश होता है किस किस अवस्था से गुजरता है, हमें जो है उसे बताना है, ठीक है। अब आपके सामने
जो अवस्था दे रखी है पहले मैं उनको बताता हूं, पहले मैं उनका नाम लेता हूं, ठीक है। अब देखो, पहले एक्शन, इंटरनाइजेशन यानी अतिकरण, सिलेक्शन, अंडरस्टैंडिंग और परसेप्शन, ठीक है। हमें जो है अपने मैसेज का बताना है कि कैसे कैसे जो है हम लोग जो है उसके सामने उसको लेकर आते हैं। तो देखिए, किसी भी चीज को लेकर एक हमारा परसेप्शन होता है, हमारे अंदर क्या, मतलब हम लोग मैसेज को देने से पहले पहले अपना परसेप्शन देखते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद हम उस मैसेज को, मतलब हम लोग जो है उसे समझते हैं। मतलब आपके सामने एक मैसेज आया तो आपका परसेप्शन क्या है किसी चीज को लेकर, यानी ये ऑलरेडी आपके अंदर है। फिर हम उसे अंडरस्टैंड करते हैं, ठीक। फिर हम सेलेक्ट करते हैं, फिर हमारा एक्शन होता है, और फिर हमारा इंटरनेशन होता है, फिर हमारा सिलेक्शन होता है। तो जो करेक्ट आंसर है ई, डी, सी, बी और ए, ये जो है हमारा करेक्ट आंसर। तो प्लीज मार्क फोर्थ जो है वो आपका करेक्ट आंसर है, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19। अगेन हमारे सामने दो स्टेटमेंट दे रखे हैं, दोनों स्टेटमेंट ये बताने सही हैं गलत हैं। क्रॉस कम्युनिकेशन यानी क्रॉस संचार, जो हमारा जो संचार होता है, कम्युनिकेशन होता है, यानी जो संप्रेषण होता है, प्रमोट्स द टीम वर्क इन द क्लासरूम, यानी अगर कोई टीम के अंदर विभिन्न विभिन्न समाज समुदाय के वर्ग के लोग होंगे तो क्या वो टीम वर्क को आगे बढ़ाएंगे? जी हाँ, बिल्कुल सही बात है, ये कथन एकदम सही है, ठीक है, ये कथन एकदम सही है। अब यहां पर जो दूसरा कथन है, तो दूसरे कथन की अगर हम लोग बात करें तो दूसरे कथन में यह कहा गया है कि एग्जैक्टनेस ऑफ कम्युनिकेशन इन अ क्रॉस कल्चर सेटिंग इज फ्लेक्सिबल। एक मिनट यहां पर एक मिनट, क्रॉस कम्युनिकेशन प्रमोट टीम वर्क, चलिए एक मिनट, एग्जैक्टनेस ऑफ द कम्युनिकेशन इन अ क्रॉस कल्चर सेटिंग इज फ्लेक्सिबल एंड रिस्पॉन्सिव। क्रॉस कम्युनिकेशन जो है टीम वर्क को क्लासरूम में होनी चाहिए, पर ये टीम को नहीं बढ़ाते, ये वर्क को, इसको टीम वर्क को नहीं बढ़ाते, क्योंकि क्रॉस कम्युनिकेशन से क्या होता है, हम अपना संदेश जो है दूसरे समुदाय के लोगों तक नहीं पहुंचा पाते। ऐसा सपोज करिए हम अलग भाषावादी लोग हैं, अलग अलग भाषा के लोग हैं हमारे वर्क टीम के अंदर, तो वो जो है टीम वर्क को नहीं बनाएंगे, कहीं ना कहीं हमारे अंदर जो है संदेश को समझने में दिक्कत आएगी, तो ये टीम वर्क को क्लासरूम में नहीं बढ़ाते, ये गलत है, ये गलत है, ओके, ये गलत है। और जो क्रॉस कल्चर की जो सेटिंग होनी चाहिए, एग्जैक्ट कम्युनिकेशन जो होना चाहिए वो फ्लेक्सिबल और रिस्पॉन्सिव होनी चाहिए, अगर हम लोग उसको बढ़ाना चाहते हैं तो ये स्टेटमेंट एकदम सही है। तो पहला सही है, दूसरा गलत है, तो प्लीज मार्क फोर्थ एज अ करेक्ट आंसर। फोर्थ जो है आपका सही कथन है, मतलब फोर्थ आंसर है आपका। अगला सवाल, सवाल नंबर 20। द एमर्जेंस ऑफ मीडिया कम्युनिकेशन इन क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस, यानी इनमें से कौन जो है पहले पहले आया था, हमें ये बताना है, ठीक है। तो जाहिर सी बात है भाई, सबसे पहले न्यूज़पेपर आया था, न्यूज़पेपर जो था वो पहले आया था। अब आप भी भाई बताइए मुझे कि कौन सा हमारे सामने आएगा। तो पहले न्यूज़पेपर आया था, उसके बाद फिल्म आई थी, फिर रेडियो आया था, क्योंकि रेडियो की तो 1930 के आसपास है, बट फिल्म तो उससे पहले बन रही है। फिर टेलीविजन आया था, लास्ट में इंटरनेट आया था। तो बी, सी, ए, डी एंड ई ये करेक्ट ऑप्शन है। तो प्लीज मार्क सेकंड एज अ करेक्ट आंसर। सेकंड जो है वो करेक्ट आंसर है, ओके। तो स्टूडेंट्स, आई होप आपको आज का लेक्चर पसंद आया होगा। अगर भाई लेक्चर पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करिएगा और शेयर करिएगा, और किसी भी तरह की अगर परेशानी अगर आ रही है तो आप ये बताइएगा। हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा, और किसी भी तरह की प्रॉब्लम के लिए आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। हम आपके हर तरह के जो समस्या है उसको यहाँ पे दूर करेंगे। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब दिस चैनल, लाइक दिस वीडियो एंड प्लीज शेयर दिस वीडियो। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।